हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन चल रहा था हिंदी का, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आज मैंने इसमें ग्रामर का क्वेश्चन लिया है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका जो बिहार में चल रहा है पेपर, उसमें हिंदी का हो गया, क्वालिफाइंग क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका आर ओ का हो गया, यानी कि टेट का हो गया, जिसमें भी आपका हिंदी पूछा जाता है कोई भी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल पे नए हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खग का अर्थ नहीं है। तो आपको पता है कि खग का जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से 3 जो है वो खग का अर्थ है और 1 जो है वो खग का अर्थ नहीं है। बाण है, पक्षी है, आकाश है, या फिर तारा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो खग मतलब बाण भी होता है और खग मतलब पक्षी भी होता है, खग मतलब तारा भी होता है, लेकिन खग का अर्थ आकाश नहीं होता है। खग को ही नभचर कहते हैं, यानी कि आकाश में चलने वाला कहते हैं। तो जो इसका आंसर नहीं है वो हो गया आकाश। बाकी जो खग के अर्थ होते हैं, ये अनेकार्थक शब्द है खग, और खग का अर्थ बाण भी हो जाता है, पक्षी भी हो जाता है, और तारा को भी खग कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेकार्थक शब्दों के रूप में गुरु का कौन सा अनुपयुक्त है। यानी कि जो आपके 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से 3 जो है वो गुरु का अर्थ होता है, 1 जो है वो नहीं होता है, यानी कि 1 जो है वो गलत है। इसका अर्थ गलत दिया रखा है, उसको आपको बताना है। तो गुरु का मतलब क्या, पचाने में कठिन होता है, शिक्षक होता है, भारी होता है, या फिर नक्षत्र होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है गुरु मतलब शिक्षक तो होता है, ये तो सबको ही पता है। गुरु मतलब जो है वो पचाने में कठिन, इसको भी गुरु कहते हैं, और भारी को भी गुरु कहते हैं, और बड़े को भी गुरु कहते हैं। लेकिन आपका जो नक्षत्र है, ये गुरु को नक्षत्र नहीं कहते। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अविकल होगा, अनिर्धार्य होगा, अनिर्णित होगा, या फिर अनिवार्य होगा। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आपका लगभग सभी एग्जामों में वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो पूछा ही जाता है। तो इसमें जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए पूछा जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया अनिवार्य, यानी कि जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य ही है, यानी कि उसको करना जो है वो अनिवार्य है। निवारण उसका कोई अन्य नहीं है, अनिवार्य है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। अक्षम होता है, अकिंचन होता है, अज्ञ होता है, या फिर असमर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो काम को करने में समर्थ नहीं होता है, यानी कि जो जिसकी क्षमता नहीं है काम करने की, उसको क्या कहते हैं, असमर्थ कहते हैं। अज्ञ क्या होता है, मतलब होता है नहीं, उपसर्ग लगा हुआ है, और ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, यानी कि नहीं जानने वाला, यानी कि अज्ञान को क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। और अक्षम, जिसके पास क्षमता नहीं है उसको अक्षम कहते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए यूज होता है शब्द अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। ध्यान रखेंगे, जिसके पास कुछ भी ना हो ऑप्शन में कभी कभी आपका निर्धन या गरीब दिया रहता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसका जो सही अर्थ होता है वो अकिंचन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। समशीत होगा, सम उष्ण होगा, सम कटिबंध होगा, या समशीतोष्ण होगा। यानी कि जो बहुत ना गर्म है ना ही बहुत ठंडा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों समान है, यानी कि थोड़ा गर्म है थोड़ा ठंडा है। तो इसके लिए सम शीतोष्ण यूज होता है शब्द, यानी कि थोड़ा सा जो है शीत मतलब ठंडा है, और उष्ण मतलब गर्म है। तो थोड़ा सा शीत भी है और थोड़ा सा उष्ण भी है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्री का एक अर्थ है। स्त्री का अर्थ बताना है। अंगजा होता है, अंगना होता है, आंगन होता है, या फिर अंगार होता है। तो आपको पता है कभी कभी अंगना
अंगना और अंगना में आपको अर्थ पूछ लेता है, तो जो आपका अंगना होता है ये तो घर का जो मध्य का भाग होता है खुला हुआ, उसको अंगना बोलते हैं। लेकिन स्त्री का जो सही अर्थ होता है वो अंगना होता है, ना कि अंगना होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी है, अंगना। स्त्री मतलब अंगना होता है। आपको इस स्त्री का जो पर्यायवाची है उसमें एक लालना शब्द आता है। आपको लगता है कि ये बेटे का या बच्चे का पर्यायवाची होगा, लेकिन जो लालना शब्द है ये भी स्त्री का पर्यायवाची में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ललना भी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ ध्यान रखेंगे, नहीं वाला पूछ रहा है। अनिल है, अनल है, मारुत है, पवन है। तो आपको पता है कि जो अनिल है हवा होता है, हवा का पर्यायवाची है। मारुत भी हवा का पर्यायवाची है, पवन भी हवा का पर्यायवाची है। लेकिन अनल जो है ये हवा का पर्यायवाची ना होकर ये आग का यानी कि अग्नि का पर्यायवाची है। अनल और अनिल समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में भी पूछता है। तो अनल का मतलब होता है वायु और अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें से वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलानिधि। इसमें से कलानिधि का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है, आपका पर्यायवाची पूछ रहा है कलानिधि का कि कौन सा है। नीर है, अंबु है, हिमांशु है या फिर आगार है। तो आपको पता है कलानिधि, जो कलानिधि किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची है। कलानिधि कला बोला जाता है जो चांद का आकार जो है वो अलग अलग हमेशा बदलता रहता है, कभी पूरा रहता है, कभी इस आकार में, कभी पूरा हो जाता है। तो इसी की वजह से वो जो अलग अलग कलाएं बदलता है इसलिए उसको कलानिधि बोला जाता है। तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसमें से आपको पता है जो नीर है ये पानी का पर्यायवाची है, जो अंबु है ये भी पानी का पर्यायवाची है। आगार होता है कोई स्थल, घर, इस तरह से आगार होता है। और जो आपका हिमांशु है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी कि कलानिधि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमांशु हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थर के पर्याय नहीं है। शिलाखंड, पहाड़, पाषाण, उपल, पाषाण प्रस्तर, उपल, पाहन। तो आपको पता है जो उपल है, उपल मतलब भी पत्थर होता है और पाहन मतलब भी पत्थर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। पाषाण और उपल ये भी पत्थर के पर्यायवाची हैं। पाषाण और प्रस्तर जो है ये भी पत्थर के पर्यायवाची हैं। यहाँ शिलाखंड दे रखा है, शिलाखंड तो पत्थर होता है लेकिन पहाड़ जो है ये पत्थर नहीं होता है, ये तो पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुग्गा किसका पर्यायवाची है? सुग्गा तोता का है, कबूतर का है, मोर का है या फिर हिरण का है? तो आपको पता है फ्रेंड्स जो हिरण का पर्यायवाची है ये मृग होता है। और कबूतर का जो पर्यायवाची है ये आपका पता है कपोत, काफ़ी फेमस है, इसका तत्सम शब्द भी है। मोर जो है मयूर होता है। और जो सुग्गा है वो तोता शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि तोता का पर्यायवाची क्या होता है? सुग्गा होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ नहीं को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे क्योंकि अचानक में होता है, हम जल्दबाजी में एग्जाम के टाइम नहीं वाले क्वेश्चन को नहीं देखते हैं और हमारा जो है वो आता हुआ क्वेश्चन भी, जैसे हम पहले ऑप्शन देखे कमल का पर्यायवाची, तुरंत सरोज पे टिक लगा के आगे बढ़ गए और बाद में जब केयरफुली हमने इसको मिलाया तो हमारा क्या पता चलता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो पूछ रहा है नहीं है उसको पूछ रहा है। सरोज है, जलद है, पंकज है या फिर जल जात है? तो आपको पता है फ्रेंड्स जो सरोज है ये कमल का पर्यायवाची होता है, पंकज भी कमल का पर्यायवाची होता है और जल जात यानी कि जल में पैदा होने वाला तो ये भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन आपका ध्यान देखेंगे जलज होता है कमल का पर्यायवाची जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो कमल का पर्यायवाची है वो जलज होता है ना कि जलद होता है। तो ये जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है और जो जलद है ये मेघ का यानी कि बादल का पर्यायवाची है जलद। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, धूल का
पर्यायवाची है? पृथ्वी है, रेणु है, कुसुम है, सुमन है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो कुसुम और सुमन दे रखा है ये आपका पुष्प का पर्यायवाची है, यानी कि फूल का पर्यायवाची है कुसुम और सुमन। ये पृथ्वी आपको पता है इसका पर्यायवाची जो है इला है, भू है, भूमि है, धरती, धरड़ी, इस तरह से इसके अचला ढेर सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन जो आपका धूल शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो रेणु होता है, यानी कि धूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो रेणु है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह के पर्यायवाची बहुत बुक्स में कम देखने को मिलते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो प्रचलन में शब्द कम रहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। धूल का पर्यायवाची रेणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? विबुध है, शक्र है, आषाढ़ है, क्षण प्रभा है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आसार होता है कि यहाँ आसार तो एक शब्द दे रखा है कि इस काम के होने का आसार है, यानी कि आशा। आसार मतलब होता है कि आशा, कितना % आशा है उसके लिए आसार यूज होता है। जो शक्र है ये आपका इंद्र शब्द का पर्यायवाची है, आपने इंद्र का पर्यायवाची पढ़ा होगा, शक्र है। जो विबुध है ये आपका देवता का पर्यायवाची है। तो जो आपका बचता है क्षण प्रभा, क्षण प्रभा जो है वो सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो अब आप बताएंगे सौदामिनी और क्षण प्रभा किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये विद्युत यानी कि बिजली शब्द का पर्यायवाची जो है क्षण प्रभा होता है और सौदामिनी होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी और क्षण प्रभा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलंकुशा किसका पर्यायवाची है? ये काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। कूलंकुशा काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। नौका का है, नदी का है, बिजली का है या फिर रात्रि का है? तो फ्रेंड्स कूलंकुशा जो है यानी कि कूल मतलब होता है किनारा, संस्कृत शब्द है कूल, इसका मतलब होता है किनारा, जिसमें किनारे होते हैं, 2 किनारे होते हैं, यानी कि वो किसका पर्यायवाची हो गया? नदी। नदियों में किनारे होते हैं जो किनारों से के हिसाब से चलती है, 2 नदियाँ होती हैं, 2 किनारे होते हैं नदियों में, उस हिसाब से बना है ये संस्कृत शब्द से कूलंकुशा, किनारों से चलने वाली, तो ये नदी है, नदी का पर्यायवाची है कूलंकुशा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा शब्द जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ ध्यान रखेंगे नहीं पूछा जा रहा तो आप नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो जानवी है, देवपगा है, सुरसरी है या फिर सरिता है? तो आपको पता है जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा यानी कि देवताओं की नदी है, देव अपगा इससे बना है देवापगा, देवताओं की नदी गंगा है। सुरसरी, सुर मतलब देवता और शरी मतलब नदी, देवताओं की नदी, इसका भी पर्यायवाची गंगा का ही है। तो आपका जो बचा है सरिता, यानी कि जो सरिता है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप बताएंगे कि आखिर ये किसका पर्यायवाची है? जो सरिता है वो नदी का पर्यायवाची है, ना कि गंगा, स्पेशल गंगा के लिए नहीं, वही सारी नदियों का पर्यायवाची है सरिता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, अद्रि शब्द का अर्थ है दुख होता है, गीला होता है, व्यर्थ होता है या फिर पर्वत होता है? तो आपको पता है कि जो अद्रि शब्द है उसका क्या पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? अर्थ किसका है? पर्वत का है। इसी से आपका बना रहता है हिमाद्रि, हिम प्लस अद्रि से बना रहता है हिमाद्र, जो कि अद्रि मतलब होता है पर्वत और हिम मतलब होता है बर्फ का पहाड़, इसका अर्थ निकलता है। तो अद्रि जो किसका पर्यायवाची है वो पर्वत का पर्यायवाची है। बाकी आद्र जो है, गीला जो है वो आद्र का पर्यायवाची है, ना कि अद्रि का। और दुख तो कष्ट पीड़ा ये तो होता ही है। व्यर्थ बिना किसी अर्थ का व्यर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये विलोम शब्द से दिया हुआ है। तो आपका दे रहा है कि समष्टि का विलोमार्थी क्या होगा? विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, व्यष्टि होगा या फिर अपुष्टि होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो समष्टि है इसका जो विलोम शब्द है वो है व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्द्र का विलोम शब्द है नम है, गीला है, शुष्क है, लचीला है। तो आर्द्र मतलब क्या होता है? आर्द्र मतलब होता है फ्रेंड्स, आर्द्र मतलब होता है नम या फिर गीला। तो नम और गीला तो इसके पर्यायवाची हो गए। और जो लचीला है यानी कि जो लचीला है
जिसको एक जगह पे जो फिक्स नहीं है, ये तो अलग अर्थ दे रहा है। तो जो आपका नम और गीला का जो अपोजिट होगा, यानी कि जो विलोम शब्द होगा वो शुष्क होगा। शुष्क मतलब होता है सूखा और आर्द्र मतलब होता है गीला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनुज होगा या फिर अल्प होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता है अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प मतलब होता है थोड़ा और बहु मतलब होता है ज़्यादा। मूर्ख मतलब क्या होता है? मूर्ख का तो विद्वान हो जाएगा, इसका अपोजिट शब्द विद्वान हो जाएगा। और जो अनुज है इसका विलोम शब्द अग्रज होता है। अनुज मतलब होता है छोटा भाई और अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। अ और ज्ञा, अज्ञ जो है दो अक्षरों से बना है अ और ज्ञा से। तो अ का मतलब होता है नहीं, ज्ञा मतलब जानने वाला, जो नहीं जानने वाला है उसको अज्ञ कहते हैं। और विज्ञ मतलब होता है जो कि बहुत कुछ जानता है, विशेष ज्ञान रखता है, उसको विज्ञ बोलते हैं। तो अज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो विज्ञ हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। यानी कि इसमें जो विलोम शब्द दे रखे हैं, तीन जो हैं आपस में एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं, एक जो है इसमें से वो गलत है यानी कि सही नहीं है। तो कौन सा है? ऊंट का ऊँटनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सूर का भीरू होता है या फिर साँड़ का साँड़िनी होता है। तो आपको पता है ऊंट का जो विलोम शब्द है वो ऊँटनी हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बना के बनाया गया है। जो प्राचीन है, प्राचीन मतलब होता है बहुत पुराना और अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक नवीन होता है। तो ये भी आपका सही है। शूर मतलब होता है वीर और जो भीरू है इसका मतलब होता है कायर। और आपका जो साँड़ है इसका साड़िनी दे रखा है। तो ये जो है आपका वो करेक्ट नहीं है। साँड़ का आप गो कह सकते हैं या फिर गाय कह सकते हैं। साँड़ का जो विलोम शब्द होता है, यानी कि जो उसका स्त्रीलिंग होता है वो गौ या गाय होता है, ना कि साड़िनी होता है। साड़िनी जैसा कोई शब्द नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? चेतन है, जंगम है, जड़ है या फिर सचल है? अस्थावर मतलब होता है एक जगह अस्थाई रहने वाला और जंगम मतलब होता है चलते रहने वाला। तो आपका जो अस्थावर है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अथ का अर्थ विलोम शब्द पूछ रहा है। यहाँ पे अथ का विलोम शब्द इति है, आदि है, अंत है, प्रारंभ है। तो अथ का जो विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स वो इति होता है। अथ मतलब होता है शुरुआत और इति मतलब होता है समाप्ति। और जो आदि है उसका विलोम शब्द अंत होता है। प्रारंभ का भी जो है विलोम शब्द वो अंत होता है। तो यहाँ अथ का अगर पूछेगा तो इसका सटीक जो अर्थ निकलेगा विलोम वो हो जाएगा इति। अथ का इति होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, मृग जैसे लोचन हैं जिसके वाक्यांशों के लिए शब्द क्या होगा? मृग नयनी होगा, मृग अश्रु होगा, मृग नेत्री होगा या फिर मृग लोचनी होगा? तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो इसमें मृग लोचन कहा जा रहा है तो मृग लोचनी हो जाएगा। जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। मृग नयनी भी यही अर्थ देता है, लेकिन अगर मृग जैसे नैनों वाली कहेगा तो मृग नयनी आंसर होगा। अगर मृग जैसी नेत्रों वाला कहा जाएगा तो उसके लिए मृग नेत्री होगा। और ये मृग अश्रु मतलब होता है आंसू। तो ये तो आपका एकदम अलग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी है, मृग लोचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द बताना है। जलज है, जलनिधि है, जलचर है या फिर जलधर है? तो फ्रेंड्स आपको पता है जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। जलज जो है किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं जलज। जलनिधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, सागर का पर्यायवाची है। जलधर भी जो है ये समुद्र ही होता है। जलधर मतलब होता है जल को धारण करने वाला, तो समुद्र ही हो जाएगा, सागर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो जल में रहने वाले प्राणी है उसके लिए आता है जलचर, यानी कि जल में निवास करने वाला रहने वाले को क्या कहते हैं? हम जलचर कहते हैं। इसी तरह से थल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले लोगों को थलचर कहते हैं और वायु में चलने वाले को नभचर कहते हैं, जैसे कि पक्षी वगैरह हो गए। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स,
कम बोलने वाले के लिए कौन सा शब्द आता है? जो कम बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है आपका, उसके लिए बताना है। एक शब्द क्या होगा? मितभाषी होगा, वाचाल होगा, चपल होगा या फिर मूर्ख होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स, कम बोलने वाले के लिए जो शब्द आता है वो आता है मितभाषी, यानी कि भाषी मतलब कम बोलने वाला। वाचाल जो है बहुत अधिक बोलता है, उसके लिए वाचाल शब्द आता है। मूर्ख, तो इसके लिए अज्ञ के लिए मूर्ख शब्द आता है। और चपल मतलब होता है चंचल, के लिए आता है चपल शब्द आता है। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जो शीघ्र ही किसी बात की युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति कहेंगे, प्रत्युन्नति कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे या फिर सम्मति कहेंगे? तो आपको पता है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए यूज होता है प्रत्युन्नति होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट हो गया प्रत्युन्नति। जैसे आपसे कोई बात पूछा गया और आप उसको इमीडिएटली सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लिए, तुरंत आपने उसका जो है आंसर दे दिया, तो इसको बोलते हैं प्रत्युन्नति बोलते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था का वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दीन दुखियों की भोजन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या भंडारा कहा जाता है, दातव्य कहा जाता है, सदाव्रत कहा जाता है या फिर धर्मार्थ कहा जाता है? तो आपको पता है कि क्या दीन दुखियों के भोजन के लिए इसको भंडारा कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ना भंडारा कहते हैं, ना दातव्य कहते हैं, ना धर्मार्थ कहते हैं। दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने वाले को जो है वो सदाव्रत कहते हैं। क्या कहा जाता है? सदाव्रत। इसके लिए शब्द यूज होता है सदाव्रत। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, सदाव्रत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, छाती के बल चलने वाले को क्या कहा जाता है? जो छाती के बल चलता है, उरग होता है, भुजंग होता है, कुरंग होता है या फिर तुरंग होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका है छाती के बल चलने वाला, तो छाती मतलब उर मतलब होता है हृदय या छाती के, और ग मतलब होता है गमन करने वाला, चलने वाला। दो शब्द से बना है उर और ग से मतलब हुआ जाना या गमन करना, चलना, और उर मतलब हुआ हृदय या छाती। तो उरग यानी कि उर के बल जो चलने वाला है उसके लिए क्या, छाती के बल चलने वाले के लिए उरग शब्द यूज होता है। उरग एक अनेकार्थी शब्द है। जितने भी जानवर हैं जो चलते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, रेंगते हैं, उन सबको उरग बोला जाता है। जैसे भुजंग जो है ये सांप का पर्यायवाची है, लेकिन सांप को भी उरग बोला जाता है, लेकिन भुजंग को आप जो है वो उरग इस तरह से नहीं कह सकते। छाती के बल चलने वाले सभी को हम क्या बोलेंगे? उरग बोलेंगे। जो कुरंग है आपका, ये घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची है, और तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मृण्मय, उऋण, उत्तीर्ण या फिर भारहीन। जिसमें भार नहीं होता है, बिना भार का होता है, उसे भारहीन कहते हैं। जो किसी चीज़ में उसको पास कर जाए उसको उत्तीर्ण कहते हैं। मृण्मय, जो इसमें मिट्टी जैसा जो हो उसको मृण्मय बोला जाता है। और जो अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए आता है एक शब्द उऋण, यानी कि जो उऋण हो चुका है, ऋण को जिसने अपने चुका दिया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी है, उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जठरा नल है, बड़वा नल है, कामा नल है या फिर दावा नल है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो जंगल में लगने वाली आग है उसके लिए शब्द आता है दावा नल। जो समुद्र में लगने वाली आग है उसके लिए बड़वा नल आता है, और जो पेट में की आग होती है उसके लिए जठरा नल आता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर डी, दावा नल। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? दावा नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स,
जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या आता है? अतिथि आता है, अनागत आता है, अनाहूत आता है या फिर अचायित आता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो जिसके आने की तिथि नहीं मालूम होती है उसे अतिथि कहते हैं। जो अभी नहीं आया है उसके लिए अनागत आता है। जिसको बुलाया नहीं गया है उसके लिए आता है अनाहूत। जिसे बुलाया गया है उसके लिए आता है शब्द आहूत, और जिसको नहीं बुलाया गया है उसके लिए आता है अनाहूत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, अनाहूत। जिसे नहीं बुलाया गया है उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दावानल या दावाग्नि जो है ये जंगल की आग को कहते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है। जो बड़वा नल होता है ये समुद्र की आग को, समुद्र में लगने वाली आग को समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। और जो अन्न को पचाने वाली यानी कि जो पेट में जो अग्नि होती है उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि कहते हैं या जठरा नल कहते हैं। अनल और अग्नि एक ही शब्द का पर्यायवाची है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, जठराग्नि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसके लिए क्या आता है? अन्योदर आता है, दूरस्थ आता है, औरस आता है, फिर सहोदर आता है। जो एक ही माता से उत्पन्न हुए होते हैं उनके लिए सहोदर आता है शब्द। जो दूर है उसके लिए शब्द आता है दूरस्थ। औरस होता है जो विवाहिता स्त्री से पैदा हुआ संतान होता है उसके लिए औरस आता है। और जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसके लिए अन्योदर, अन्नोदर। अन्य मतलब दूसरे और उदर मतलब पेट होता है। तो जो अन्य माता से पैदा हुआ है उसके लिए अन्योदर शब्द आता है, और जो एक ही माता से पैदा हुए संतान होते हैं उसके लिए सहोदर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्योदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो बस यहीं तक आज का वीडियो। आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे।